Hello, UPSC study partners. Today we are going to read preamble, and this is one of the important topic for prelims. So keep attention and take a pen and paper with you. It is started as we, the people of India. अब हम यहाँ पे समझेंगे what is the people of India. It is the source of authority. Authority किसके पास है? People of India के पास है. It is the source of authority of the constitution. Next, having solemnly resolved the constituent India into sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, व्हाट इज इट? ये जो बताया गया है ये हमारे 5 वर्ड यूज़ किए गए हैं, जिसमें 3 सबसे पहले थे ओरिजिनली, 2 को बाद में ऐड किया गया है. तो व्हाट आर दे टेलिंग अस? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. दीज आर द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. गॉट इट? दीज आर द नेचर ऑफ गवर्नमेंट. दीज आर द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एवरीथिंग. These are the nature of Indian state and to secure to all its citizen. Now इसमें प्रोवाइड करते हैं जस्टिस. जस्टिस और वो होगी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. विदाउट पॉलिटिक जस्टिस के इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस नहीं आ सकती. विदाउट सोशल जस्टिस के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस नहीं आ सकती. दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड. एंड द नेक्स्ट इज लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. जो लिबर्टी होगी वो होगी विचारों की, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल. इक्वलिटी मिलेगी स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में, और इसको प्रमोट किया जाएगा अमॉन्ग देम ऑल, सभी को. फर्टिनिटी होगी, भाईचारा होगा. एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. देश के सभी लोगों में आपस में भाईचारा क्रिएट करेंगे. Now moving on, the next line, that is in our constituent assembly. ये जो डेट है 26 day of November 1949, date of adoption of constitution, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This was more or less the preamble of Indian constitution. Let's read some more points of preamble, and that is nature of Indian state, जो कि हमने ऊपर अभी बताया. नेचर कैसा था? सोवरेन है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल दबाव नहीं है, ना एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, ना किसी के कहने पे काम करता है. जो इंडियन स्टेट खुद चाहता है वही काम करते हैं. इंडियन स्टेट का मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं की जा रही है. यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन हेड हो गया, सेंटर में जो गवर्नमेंट है, या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो वो सोवरेन है. उनके ऊपर कोई दूसरी कंट्री फोर्स नहीं कर सकती है कि आप ऐसा करो. ओके, दैट्स द मीन्स ऑफ सोवरेन. वी आर सोवरेन. हम स्वतंत्र, फुल आज़ाद विचारों से, कोई भी दबाव नहीं है किसी एक्सटर्नल का. इंडिपेंडेंट स्टेट, फ्री इन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स. देखा, फ्री इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. ये इंडिपेंडेंट स्टेट है. नो डोमिनियन ऑफ अदर नेशन, किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं है या फिर उनके नीचे काम नहीं करते हैं. यूएन और कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंडिया सोवरेनिटी. जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि हम सोवरेन कैसे हुए जबकि हम कॉमनवेल्थ मेंबरशिप के, हम तो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप है इंडिया के पास. तो नेहरू जी ने आंसर किया था, इसमें जो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप है वो दूसरे स्टेट से एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए की गई है, ना कि हम इसमें अपनी सोवरेनिटी खो देते हैं. हम इसमें अपनी सोवरेनिटी नहीं खो रहे हैं. इट इज़ जस्ट फॉर टू इंक्रीज इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़. ओके, अगर हम यूएन के मेंबर हैं तो हम कहीं ना कहीं एक अपनी जो बात है वो यूएन स्टेज पे जाके, पूरी दुनिया के मंच पे जाके कह सकते हैं. डेमोक्रेटिक, हाउ द इंडियन स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक. यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखाई पड़ती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है कि हमारा वोट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जाए या फिर प्रेसिडेंट को जाए. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ कौन चूज़ किए जाते हैं? हमारे यहाँ एमपीज़ चूज़ किए जाते हैं, और एमपीज़ सब मिलके, जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, वो अपना एक लीडर चूज़ करते हैं. दैट विल बी कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर. और यही चीज़ स्टेट में देखने को मिलती है. तो हम एमएलएज चूज़ करते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलएज, और वो सारे एमएलएज एक मेजॉरिटी शो करते हैं, और उनमें से जो लीडर होता है वो जाके बनता है अपना सीएम. गॉट इट? तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है हमें इंडियन स्टेट्स में. ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यहाँ पे
सम मैनिफेस्टेशंस इज लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, समान वोट का अधिकार मिलता है जो कि 18+ है। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, टाइम टाइम पे इलेक्शन भी होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है, सोशल डेमोक्रेसी है एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। दैट्स हाउ वी आर डेमोक्रेटिक। And the next thing is how we are republic. This is also one of the nature of Indian constitution and that is republic. Two categories of democratic polity, दो category देखने को मिलती हैं. One is monarchy and the other is republic. तो monarchy देखा जाए तो यहाँ पे head of state queen, तो जो queen state का head and head of state, those were hereditary position है, वही कंटिन्यू रहेगी जैसे ब्रिटेन में है। और रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल सोवरेनिटी दिखाई देने को मिलती है इन द पीपल एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस क्लासेस, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा अमीर है तो उसे ज़्यादा प्रिविलेज दी जाएगी स्टेट्स के द्वारा, वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से प्रिविलेज गैदर कर सकता है, बट स्टेट के द्वारा कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे जस्टिस दी जा रही है, वो भी 3 फॉर्म में हमने लिया है, टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसको आप याद कर सकते हो कि जो जस्टिस वाला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से आया है, वो आया है रशिया। ठीक है, तो जस्टिस होगा सोशल में, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट सोशल डिस्टिंक्शन, कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं किया जाएगा जैसे कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा, सबको मौका दिया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस किया जाएगा यहाँ पे कैसे, एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट social, economic, distributed justice. Now political. All citizens have equal political rights, equal access to all political offices, and equal voice in government. So that's how we are giving political justice to the Indian people. Now moving on, liberty, equality, and fraternity. These are taken from French Revolution. एक्चुअली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो भी इन्हीं के बेसिस पे हुआ था, जो वहाँ के मोनार्क को हटा के जो रिपब्लिक बनाया गया था। एंड द नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ टर्निटी। वन कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम द अदर टू, मतलब ये तीनों मिले हुए हैं, अगर किसी एक को भी हटाओगे तो दूसरा अपने आप चला जाएगा। अब जैसे ये लिबर्टी छीन लो तो तुम इक्वलिटी और फर्टर्निटी आ ही नहीं पाएगी सोसाइटी में। इक्वलिटी हटा दो तो जो लिबर्टी और फर्टर्निटी है वो नहीं आ पाएगी। फर्टर्निटी हटा दो तो लिबर्टी और इक्वलिटी कभी नहीं होगी। वॉट इट लिबर्टी, इसमें क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स on the activities of individual, providing opportunities for the development of individual personalities, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, not absolute but qualified liberty with limitations mentioned in the constitution itself. Now equality, equality दिखाई देगी absence of special privileges to any sections, provision of adequate opportunities of all individuals without any discrimination, equality of status and opportunity। ये 3 dimensions हैं of equality के। पहला है civic, यहाँ पे आर्टिकल 14 to 18 फंडामेंटल राइट्स के बताए गए हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी यहाँ पे दिखाई देते हुए कहाँ पे कि आर्टिकल 325 से लेके 326 तक पॉलिटिकल इक्वलिटी दिखाई देती है। और इकोनॉमिक इक्वलिटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है आर्टिकल 39 में। नाउ वी विल रीड आर्टिकल 325 and that is no person is to be declared ineligible for the inclusion in electoral rolls on ground of religion, race, caste or sex. Article 326 में elections to the Lok Sabha and state assemblies to be on the basis of adult suffrage. Now we will see fraternity and that is a sense of brotherhood. भाईचारे की भावना होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है एक नेशन में। जिन लोगों में नहीं होती है वो नेशन टूटते हैं फिर, और इंडिया में है इसलिए हम अभी तक टूटे नहीं हैं और जुड़े रहेंगे और ना कभी टूटेंगे। मैनिफेस्टेशन, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ensuring dignity of individual and unity and integrity of nation। सिंपल सा क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट अ सोर्स और लिमिटेशन ऑफ द पावर टू लेजिस्लेचर एंड इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल। कल हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इसको लेकर के ये अधिकार नहीं मिला, इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल। दैट इज रिलेटेड केस में देखते हैं, जो बेरूबारी यूनियन केस हुआ 1960 में, तो वहाँ पे कह दिया गया कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ना जब केशव नंदा भारती केस आए तो वहाँ पे बताया गया कि यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड LIC केस इंडिया में 1995 में जो आया उसमें बताया गया यस इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज़ प्रीएम्बल अमेंडेबल, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? केशव नंदा भारती केस में बताया कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बिकॉज
Why 368? Because it is a part of constitution, got it, and subject to the condition that is no amendment is done to the basic feature. आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए, बस इसके बेसिक फीचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अमेंडमेंट ओनली वंस सोफा। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ही 3 नए वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड ऐड किए गए थे। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट के एडिशन थे क्या। देखो, सोशलिस्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को एक्सिस्ट करेंगे, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म with a heavy tilt towards Gandhism, socialism, and DPSP also socialist connotation. Okay, now we will see secular. इसमें क्या होता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म हमारे यहाँ लिया गया है, लेकिन जो फ्रेंच में सेकुलर, जो यूरोप कंट्रीज़ में सेकुलरिज्म का मीन्स होता है कि टोटली डिटैच फ्रॉम रिलीजन। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, दैट्स नॉट आर कंसर्न, बट आप जब स्टेट में एंटर करते हैं मीन्स, ओके। एंड द सेकंड इज ऑल रिलीजन हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट, सभी को बराबर सपोर्ट मिलता है सरकार के द्वारा। I'm saying state as a sarkar? No. State means all the government institutions that comes under government. Now, Article 25 to 28, fundamental right for freedom to religion. Integrity देखते हैं. Integrity was added to reflect broader interpretation fraternity, which promote spirit, integral structure of nation, which consist of diverse caste, class, religion, reason, language, sex, ideologies, etc. These are integrities. Now we will see significance of preamble. इतना preamble बना दिया, वो छोटा है लेकिन उसमें बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, उनका significance क्या है। अब हम significance देखेंगे। Preface and essence and it is the soul of the constitution. ये एक identity card है किसका, constitution का। अगर आपको constitution शॉर्ट में पढ़ना है, आप preamble पढ़ लीजिए, आपको essence मिल जाएगा कि what's inside the constitution. Okay, the next is embodied the basic philosophy and fundamental values. Next is contain the grand and noble vision of the Constituent Assembly, resemble the Declaration of United States of American Independence. American Independence के जो डिक्लेरेशन थे, एक्चुअली जो हमारा प्रीएम्बल है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू प्रेजेंट अ प्रीएम्बल, एंड वहाँ से वो कॉन्सेप्ट हमने लिया, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाई पंडित नेहरू in December 1946, adopted by the Constituent. अब हम कुछ फैक्ट, एंड दीज आर टिल द पासेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडिया वॉज डिपेंडेंसी, दैट इज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जनवरी 1950 तक इंडिया पॉलिटिकल स्टेटस वॉज दैट ऑफ डोमिनियन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इंडिया सीज्ड टू बी ब्रिटिश डोमिनियन ऑन 26 जनवरी। इंडिया ने छोड़ दिया ब्रिटिश का डोमिनियन 1950 में बाई डिक्लेयरिंग हरसेल्फ एज अ sovereign republic. However, Pakistan continued to be a British dominion until 1956 तक। अब यहाँ पे हमें दो टाइप की डेमोक्रेसी देखने को मिलती हैं, दैट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो मैंने बताया था कि डायरेक्ट वोट करते हैं, डायरेक्ट लीडर को सपोर्ट करते हैं, तो पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, जो कि स्विट्जरलैंड में होती है। यहाँ पे 4 डिवाइस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। एक तो होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम में हम क्या करते हैं कि वेयर बाई प्रपोज्ड लिटिगेशन, अगर कोई बिल पास किया गया, दैट इज़ रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर द सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। तो पीपल कैन डायरेक्ट वोट फॉर देयर लेजिस्लेशन। रिकॉल मीन्स वेयर वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव, वो सेलेक्ट किए हुए कैंडिडेट को हटा भी सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। और एन ऑफिसर बिफोर एन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपरली। द नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव, where people can propose a bill to the legislature for enactment. The next one is plebiscite, obtaining the opinion of people on any issue of the public importance. People of सिक्किम के लिए, सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था अंडर द मोनार्क चोग्याल। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि वहाँ पे जाके प्लेबिसाइट कराया लोगों के द्वारा। तो 99%, आई डोंट नो बट यस इट इज़ अप्रॉक्स 99% लोगों ने कहा कि वी आर विलिंग टू चूज़ एज अ इंडियन स्टेट, नॉट अ मोनार्कल स्टेट। So it is getting, and now we will read indirect democracy. Okay, what is indirect democracy? जो हम क्या फॉलो करते हैं indirect democracy, क्यों हम पहले हमारे प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो कि यूएस में है।
Okay, that's it for today. We will learn union and its territory tomorrow, so stay tuned.